गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने संगठन आवृत्ति, संगठन व्यास और माध्य मुक्त पथ की बात की थी। ये सभी गैस के अणुओं पर उनकी गति पर निर्भर कर रहे थे कि वो कितनी तेज गति करते हैं, कितने टक्कर करते हैं। उनमें जो फ्री जो मोमेंट था कि यहाँ से वहाँ जाने में उनको कितना टक्करें हो रही है और कितनी टक्कर नहीं हो रही है, वो अपन ने कैलकुलेशंस की थी, उसके फॉर्मूलाज वगैरह दिए थे। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे गैसों का द्रवीकरण, जो इस यूनिट का क्या है, लास्ट टॉपिक है, फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगी। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि गैसों में अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं। मतलब एक गैस का अणु दूसरे गैस के अणु से क्या होता है, आकर्षित होता है। जब अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं तो गैसों को क्या किया जा सकता है, उच्च दाब और कम ताप पर क्या कर सकते हैं, अपन गैसों को द्रवित करते हैं। फिर अगर अपन को याद हो तो अपन ने वो किया था, क्रांतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया था। क्रांतिक परिघटनाओं में अपने पास एक क्रांतिक ताप पद आया था। क्रांतिक ताप पद आया था। तो किसी हर गैस के लिए एक ताप निश्चित होता है जिससे कम ताप पर ही उस गैस को क्या किया जा सकता है, द्रवित किया जा सकता है। मतलब उस ताप से अगर ऊपर ताप है अपने पास, क्रांतिक ताप मान लो 31 डिग्री है किसी गैस के लिए, तो अगर तुम 32 डिग्री पर गैसों को द्रवित कराना चाहोगे तो वो नहीं होगा, चाहे अपन दाब कितना ही लगा दे। लेकिन अगर 29 डिग्री पे अपन कराना चाहें, 0 डिग्री पे अपन कराना चाहें, तो अपन इजीली क्या करा सकते हैं, उसको द्रवित करा सकते हैं। तो एंड्रूज ने क्रांतिक ताप के बारे में बताया था। तो एंड्रूज ने क्रांतिक ताप की खोज करी, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि गैसों को क्रांतिक ताप या उससे नीचे ताप पर आसानी से द्रवित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपने कॉन्सेप्ट है। मतलब पहला कॉन्सेप्ट है कि गैसों में अंतराण्विक आकर्षण बल उपस्थित होते हैं, अतः उन्हें उच्च दाब व निम्न ताप पर द्रवित किया जा सकता है। जब एंड्रूज ने क्रांतिक ताप की खोज करी तब ये सिद्ध हो गया कि गैसों को उनके क्रांतिक ताप और उससे नीचे ताप पर क्या कराया जा सकता है, अपन उनको द्रवित करा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में कॉन्सेप्ट था। तो अपन इसको राइट डाउन कर लेंगे। देखो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपन लिखेंगे, गैस में उपस्थित अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बलों के कारण गैस को उच्च दाब व निम्न ताप पर द्रवित किया जा सकता है, द्रवित किया जा सकता है। दूसरा मैंने बताया था, एंड्रूज द्वारा क्रांतिक ताप TC की खोज के बाद किसी भी गैस का द्रवीकरण क्रांतिक ताप से नीचे करवाना संभव हो गया। ठीक है,
तो ये दो कॉन्सेप्ट के बेस पे अपन इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। अब देखो गैस को द्रवित करने के सिद्धांत कौन से होंगे, मतलब ये तो अपने कॉन्सेप्ट हुआ कि ऐसा सोचा कैसे गया कि गैसें भी लिक्विड हो सकती है। तो पहला कॉन्सेप्ट आया कि उनके बीच में, अणुओं के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल होते थे, उस कारण अपन उच्च दाब और निम्न ताप पर उनको क्या करा सकते हैं, द्रवित करा सकते हैं। फिर एंड्रूज ने खोज करी क्रांतिक ताप की, तो वहाँ पर यह संभव हो गया कि किसी भी गैस के लिए क्रांतिक ताप होता है, उस ताप पर या उससे नीचे ताप पर क्या कर सकते हो, गैस को द्रवित कर सकते हो। अब अपन पढ़ेंगे कि जो सिद्धांत है वो कौन कौन से काम में आते हैं। देखो द्रवित करने का मतलब क्या है, किसी भी गैस को द्रवित करने का मतलब क्या है कि उसके अणुओं को पास में लाया जाए। जैसे गैस अवस्था है, इस टाइप से अणु बिखरे हुए हैं चारों तरफ, तो अपन को द्रवित करना है, इस गैस को लिक्विफिकेशन करना है, तो अपन को क्या करना होगा, इन अणुओं को पास पास में लाना होगा। पास में लाना है अपन को इन अणुओं को, तो क्या करनी पड़ेगी, इनकी ऊर्जा की व्यय कराना पड़ेगा। इनकी ऊर्जा को क्या कराना पड़ेगा, व्यय कराना पड़ेगा। व्यय का मतलब क्या हुआ कि थोड़ी सी ऊर्जा कम करोगे तो ताप ऑटोमेटिकली क्या जाएगा, डाउन जाएगा। तो ऊर्जा को व्यय कैसे करा सकते हैं, या तो अपन क्या करें, इन गैसों के प्रसार करने दिया जाए, इनको मुक्त क्षेत्र में प्रसार करने दोगे, अधिक दाब से कम दाब में अपन इसको प्रसारित होने दें, अंतराण्विक आकर्षण बलों के विरुद्ध प्रसारित होने दें। तो प्रसार होगी, तो प्रसार फैलने के लिए इनको क्या चाहिए होगी, ऊर्जा चाहिए होगी। तो ऊर्जा कहाँ से खत्म करेंगे, अपने खुद की ऊर्जा से, मतलब इसके अंदर अपने पास गैस भरी हुई है, ठीक है, बहुत उच्च दाब पर मैंने पिस्टन लगा रखा है, गैस भरी हुई है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँ, इस गैस को इस छोटे से होल में से निकालूं, ठीक है। इस गैस को छोटे से होल में निकालूंगा तो क्या होगा, जैसे निकलेगी ये फैलेगी, ये गैस क्या होगी, फैलेगी। तो फैलने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, फैलने के लिए इनको क्या करनी पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो जैसे ऊर्जा व्यय करेंगे फैलने के लिए, तो क्या होगा, इनको ताप में कमी आएगी। ताप में कमी आएगी तो इनका क्रांतिक ताप अपने आप नीचे आ जाएगा और ये क्या होने लग जाएगी, द्रवित होने लग जाएगी। तो एक तो है कि अंतरा आणविक आकर्षण बलों के विरुद्ध क्या किया जाए, अंतरा आणविक आकर्षण बलों के विरुद्ध इनको प्रसारित होने दिया जाए। दूसरा क्या कर सकते हो, इस गैस से ही काम करवा लो। कैसे, इस गैस से कैसे काम करवा सकते हैं, देखो मान लो वही ये गैस भरी हुई है और यहाँ पर मैं पिस्टन लगा दूँ, एक यहाँ पर पिस्टन लगा दूँ। अब ये जो गैस भरी हुई है, ये जो गैस भरी हुई है, ये क्या करेगी, इस पर दाब लगाएगी इस साइड में और पिस्टन को इधर खिसकाएगी। आगे खिसकाएगी पिस्टन को दाब लगा के, ये फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट डैश, ये फर्स्ट डबल डैश पोजीशन, ठीक है, इस टाइप से। तो अब जब ये दाब लगाएगी, गैस कार्य करेगी, तो कार्य करने के लिए क्या, किसकी आवश्यकता होती है, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से भी ऊर्जा कम की जा सकती है। तो गैसों के द्रवीकरण के जो सिद्धांत होंगे वो क्या होंगे, या तो उनको प्रसारित होने दिया जाए या गैस द्वारा क्या कर लिया जाए, कोई बाहरी कार्य करवा लिया जाए जिससे उनकी ऊर्जा में कमी आ जाए। तो अपन लिखेंगे गैसों के द्रवीकरण के सिद्धांत। गैसों के द्रवीकरण के सिद्धांत। देखो पहला सिद्धांत अपने पास में क्या आएगा, अभी बताया था मैंने, पहला सिद्धांत जिसे मैंने बताया था कि गैसों को अंतराण्विक आकर्षण बलों के विरुद्ध प्रसारित होने दिया जाए। तो पहला सिद्धांत लिखेंगे, गैस के अणुओं को अंतर
आणविक आकर्षण बलों के विरुद्ध प्रसारित होने दिया जाए। गैसों को अंतर आणविक आकर्षण बलों के विरुद्ध प्रसारित होने दिया जाए। दूसरा अपन ने लिखा था कि गैस द्वारा बाह्य कार्य संपन्न करवाया जाए। गैस द्वारा बाह्य कार्य संपन्न करवाया जाए। ये दो सिद्धांतों के आधार पर हम गैस को क्या कर सकते हैं, द्रवित कर सकते हैं। ठीक है, या तो उनको प्रसारित कराओ, आकर्षण बलों के विरुद्ध प्रसारित कराओ, या उनसे कोई बाह्य कार्य करा लो। इन दो से अपन क्या कर सकते हैं, गैसों को द्रवित कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन मेथड लेंगे। देखो पहले अपन ने पढ़ा गैसों का द्रवीकरण क्या होता है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस था कि जो है अंतराणविक आकर्षण बल है, दूसरा एंड्रयूज का क्रांतिक ताप है। इन दो के बेस पे अपन ने क्या बोला कि गैसों को द्रवित किया जा सकता है। फिर गैसों के द्रवीकरण के सिद्धांत क्या हुए, दो सिद्धांत है, या तो गैसों को अंतराणविक आकर्षण बल के विरुद्ध प्रसार करने दिया जाए या उनसे कोई बाह्य कार्य करवा लिया जाए। तो अब अपन पहला अपन पढ़ेंगे जो इसका मेथड होता है वो होता है जूल थॉमसन प्रभाव द्वारा गैसों का शीतलन या द्रवीकरण। तो पहला अपने आएगा इसमें जूल थॉमसन प्रभाव द्वारा गैसों का द्रवीकरण। जूल थॉमसन प्रभाव द्वारा गैसों का द्रवीकरण। अब देखो ये जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है। अगर कहीं पर भी ऐसी जगह जाओ जहाँ छोटे छोटे छेदों वाली खिड़कियाँ होती है, जिसमें बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं, उसके पास खड़े हो जाओ। जब हवा चलेगी, हवा बहेगी, तो उन छेदों से जो हवा आएगी वो ठंडी आएगी। मतलब जो बाहर की हवा है वही रूम के अंदर आ रही है या जहाँ पर भी अपन खड़े हैं वहाँ पर आ रही है। लेकिन अगर वहाँ पर छोटे छोटे छिद्र हैं उस दीवार में या उस खिड़की में, जिसमें भी रोशनदान में, तो अगर वो हवा आएगी तो ये हवा जो निकलेगी यहाँ से इन छेदों से, ये क्या होगी, इनका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, कम होगा। T2 कम होगा T1 से। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखो गैस को जब बाहर से आ रही है गैस तो छोटे छेद से निकलेगी, छोटे छेद में वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। मतलब जगह कम है तो वो कंप्रेस होगी। फिर वापस से बाहर आएगी तो कितना सारे इसको आयतन मिलेगा फैलने के लिए वापस, तो ये फैलती है वापस, तो अपनी ऊर्जा को क्या करती है, व्यय करती है। जब फैलेगी यहाँ छेदों से निकल के यहाँ से चारों तरफ फैलेगी तो ऊर्जा व्यय करेगी, ऊर्जा व्यय करेगी तो ताप में कमी आएगी। तो अपने पास में क्या होता है, ताप में कमी आती है तो हवा ठंडी ठंडी लगती है। तो यही तरीका था पहले के घरों में, जो छोटे छोटे छेद वाली खिड़कियाँ होती थी। जो पुराने घर होते थे पत्थरों के बनते थे, उसमें जो खिड़कियाँ लगती थी वो छोटे छोटे बारीक छेदों वाली लगती थी, जिससे जो अंदर आने वाली हवा होती थी वो ठंडी हो जाती थी। क्योंकि पहले कूलर, पंखे, एसी तो थे नहीं, लाइट भी इतनी नहीं आती थी, तो जो ठंडक होती थी वो इन कॉन्सेप्टों से ही ली जाती थी। ठीक है, तो इस प्रभाव की परिभाषा क्या होगी, देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे। जब किसी गैस को, जब किसी गैस को उच्च दाब क्षेत्र से
निम्न दाब क्षेत्र में एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्रों से गुजारा जाता है, तो गैस के ताप में कमी आती है, अर्थात गैस का शीतलन होता है। अर्थात गैस का शीतलन होता है, मतलब जो गैस है अगर वो उच्च दाब क्षेत्र में है और उसको निम्न दाब क्षेत्र में ले जा रहे हो, बहुत छोटे छोटे छिद्रों की सहायता से गुजार रहे हो, तो गैस का जो ताप होगा वो कम हो जाएगा, अर्थात गैस शीतलित होगी, मतलब ठंडी होती जाएगी। जितनी बार प्रोसेस रिपीट कराओगे गैस के साथ में, उतनी ही वो क्या होगी, बार बार ठंडी होती जाएगी। ठीक है। गैसों के शीतलन का यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, जूल थॉमसन प्रभाव कहेंगे। जो ये शीतलन हो रहा है सूक्ष्म छेद से गुजारने पर, इसको बोलेंगे जूल थॉमसन प्रभाव। इसको क्या बोलेंगे, जूल थॉमसन प्रभाव बोलेंगे अपन। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस विधि का, इस प्रभाव का उपयोग करके जो विधि दी गई थी गैस के द्रवीकरण की, वो पढ़ेंगे। मतलब पहले अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि गैस द्रवित कैसे होती है, दो अपने पास कॉन्सेप्ट आए थे। ठीक है। फिर अपन ने सिद्धांत पढ़े कि किन सिद्धांतों पर द्रवीकरण होता है, वो दो सिद्धांत पढ़ चुके हैं अपन। फिर अपन ने जूल थॉमसन प्रभाव पढ़ा। ठीक है। इस प्रभाव के आधार पर लिंडे ने एक विधि दी थी, तो अपन लिखेंगे गैसों के इस शीतलन प्रभाव के आधार पर लिंडे ने गैसों के द्रवीकरण की विधि विकसित की। ठीक है। जो लिंडे नामक साइंटिस्ट था, उसने क्या करा, इस प्रभाव का उपयोग करके अपनी एक विधि दी, जिसको लिंडे की विधि कहते हैं। ठीक है, लिंडे विधि कहते हैं। इसमें उन्होंने क्या करा, जूल थॉमसन प्रभाव का उपयोग किया। मतलब गैस को क्या करा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बार बार एक सूक्ष्म सरंध्र डॉट की सहायता से बाहर निकलवाया। मतलब उच्च दाब से गैस भेजी, वो गैस घूमती हुई एक छोटे से छेद से निकली, तो उसका ताप कम हुआ। फिर उस गैस को वापस से रिपीट कराया, उसी छेद से निकाला। तो ऐसे चक्कर करते 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 क्या हुआ, गैस का ताप क्रांतिक ताप से नीचे आ गया और वो गैस कौन से में कन्वर्ट होने लग गई, लिक्विड में कन्वर्ट होने लग गई। तो अब अपन देखेंगे कि लिंडे विधि का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, गैस को कैसे इसमें प्रभावित किया जाता है, कैसे छिद्र से निकाला जाता है और कैसे गैस का द्रवीकरण होता है। तो अपनी नेक्स्ट आएगा टॉपिक लिंडे विधि, गैसों के द्रवीकरण की लिंडे विधि।
तो इसको अपन ऐसे लिख लेंगे, जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित लिंडे की गैसों के द्रवीकरण की विधि। ठीक है, गैसों के द्रवीकरण की विधि ये पढ़ेंगे, जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित गैसों के द्रवीकरण की विधि। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए अपन डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के अपन उसको समझेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो डायग्राम ही इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम देख के अपन मेथड तो आराम से लिख सकते हैं। एक बार समझ में आ गया डायग्राम तो इजीली अपन क्या लिख सकते हैं, मेथड लिख सकते हैं। तो अपन डायग्राम को मैं स्टेप बाय स्टेप तुमको समझाते हुए बनाता हूँ। देखो, सबसे पहले अपन को एक आउटर जैकेट बनानी है जिसके अंदर क्या होगी, गैस का प्रवाह होगा। तो आउटर जैकेट अपन सबसे पहले बनाएंगे। ये आउटर जैकेट है, ठीक है। पूरी खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ से एक वायर निकलेगा, पाइप, ये पाइप निकलेगा और सीधा का सीधा एयर पंप में जाएगा। ये पाइप एयर पंप तक जाएगा। ठीक है, इस एयर पंप से निकलकर ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, ये पंप हो गया। इसके बाद अपने एक कंडेंसर बनेगा इसके ऊपर, ये ऐसे, इसको बोला जाएगा कूलर पंप। यहां से अपने पास आएगी एयर, ये एयर आएगी। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ आउटर वर्क अपना। यहां पर क्या हो रहा है, ये एयर आ रही है, ये पंप कर रहा है उस एयर को। ठीक है, और यहां पर कूलर लगा हुआ है।
ये जो क्या कर रहा है, इस गैस को ठंडा भी कर रहा है बाह्य सोर्स की ओर। अब ये जो पाइप है अंदर वाला, ये सर्पिलाकार होता है, सर्पिलाकार होता है इस टाइप से। सर्पिलाकार होता है और यहां पर एक छोटे से डॉट जैसा खुलता है, यहां पर छोटा सा डॉट बनता है। इसको बोला जाता है अत्यंत सूक्ष्म छिद्र, इसको हम बोल देंगे एक्सपेंशन वॉल। यहां पर नीचे अपने पास में रहेगी लिक्विड एयर और यहां पर रहेगी गैसियस एयर। ठीक है, ये अपना क्या होता है, लिंडे का उपकरण होता है, इसको बोलते हैं अपन लिंडेस अपरेटस, लिंडे का उपकरण। ठीक है, ये अपने पास लिंडे का उपकरण होता है। अब देखो समझो क्या कैसे कार्य करता है। जूल थॉमसन प्रभाव है। जूल थॉमसन प्रभाव क्या कहता है, जब गैस को अपन क्या कर रहे हैं, एक उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर एक छोटे से छिद्र से निकाल रहे हैं, छोटे से छिद्र से निकाल रहे हैं, तो क्या होता है, गैस के ताप में कमी आती है, गैस के ताप में कमी आती है। वो कमी होती है, वो रिपीट करोगे तो गैस का ताप कम होता जाएगा और एक बार क्रांतिक ताप से नीचे आ गया गैस का ताप तो वो द्रवित हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एयर को यहाँ से फ्लो करवाते हैं, एयर को इधर से फ्लो करवाते हैं ऐसे। एयर फ्लो होके किस में आती है, पंप में आती है। यहाँ से एयर फ्लो होती हुई पंप में आती है। पंप से उसको क्या कराया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, गैस को प्रेशर लगाया जाता है, क्योंकि जो गैस का द्रवीकरण है वो उच्च दाब और निम्न ताप पर होता है। तो दाब लगाने के लिए अपन ने क्या लगा रखा है, पंप लगा रखा है। इस पंप से गैस यहाँ से निकलती है और इस कूलर से ठंडी होती है, क्योंकि ताप तो कम करना है और दाब उच्च रखना है। तो जैसे ही ये एयर आई बाहर से एयर आई, इसको पंप से गुजारा, पंप से गुजारने के बाद इसको कूलर से निकाला, कूलर मतलब इसको ठंडा करेगा। ये ठंडी गैस इन सर्पिलाकार पाइपों में से निकली, जैसे अपने फ्रिज के पीछे देखे होंगे यूं कोयल सी बनी हुई होती है, ऐसे जाती है यूं जाती है, काले कलर की कोयल होती है फ्रिज के पीछे, वही होते हैं ये पाइप, इनको बोला जाता है कंडेंसर। ये क्या करते हैं, ताप को और कम करते हैं, क्योंकि गैस जितना घूमेगी उतनी ही अपनी ऊर्जा निकालती जाएगी, काम भी कर रही है। अब जैसे यहाँ से निकलती है तो पहली बार में क्या होता है, गैस का ताप कम होता है, मतलब शुरुआत में T1 ताप था, ठीक है, गैस का T1 ताप था, यहाँ से आई तब, फिर पंप और कूलर से निकली और एक्सपेंशन वाल्व से निकली, तो ये हो गया T2 ताप हो गया, T2 ताप हो गया अपने पास में। अब वापस से ये T2 ताप वाली गैस ऊपर उठेगी और इस पाइप की सहायता से इस पंप में वापस जाएगी। यहाँ से ये गैस जो ऊपर उठ रही है इससे निकल के पाइप से निकलेगी। अब ये वाली जो गैस है वो ठंडी गैस है, क्योंकि ये इस वॉल से निकली है, इस वॉल से निकलने के कारण इसका ताप क्या हो गया है, कम हो गया है, इसका ताप क्या हुआ है, कम हुआ है। तो ये इस वॉल से निकली जैसे ही, तो कम ताप की गैस हुई, ये वापस से इस पंप से निकलेगी, फिर कूलर से निकलेगी, फिर इस वॉल से निकलेगी। तो ऐसा बार बार होता रहेगा। तो T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, मान लो 8 या 9 बार